तो टाइम देख रहा हूँ आपका। स्टार्टिंग है। ये तो लास्ट टाइम हमारा केमिकल बॉन्डिंग में हुआ था, कुछ किसी को पर्टिकुलर यहाँ से पूछता तो क्वेश्चन वगैरह, तो किसी को डाउट हुआ हो, कोई स्ट्रक्चर बनाने की प्रॉब्लम आई हो, बोला चलो आई थ्री नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो हम लोग वो करिए सब लोग आई थ्री नेगेटिव। इसे कहते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। इसका नाम है ट्राई आयोडाइड आयन। बात नहीं करनी किसी को भी। ट्राई आयोडाइड आयन, देखो इसके बारे में सीखा। इसका आपको डिस्कशन मिलेगा एस ब्लॉक में, अभी एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में आए। ट्राई आयोडाइड आयन, बीआईडी। चलिए जरा ध्यान देना, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी संरचना। इसको ना दो पार्ट में तोड़ दो, आई टू के साथ में आई नेगेटिव। देखो ध्यान देना सब लोग, पहले इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ये सही में इन दोनों के मिलने से बनाओ। जब आप एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना वहां पता लगेगा आपको इसकी डिटेल। चलो पहले मैं आयोडीन को बनाऊंगा, फिर आई नेगेटिव से बॉन्डिंग कराऊंगा। आयोडीन के वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या होता है, दोनों आयोडीन मिलकर आपस में शेयरिंग करें, साझा करें। देखो ये बन गया आयोडीन मॉलिक्यूल। अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, इसके भी 8 है, इसके भी 8 है, पक्की बात। अब क्या होता है, अब इससे बॉन्ड बनाने के लिए आई नेगेटिव आएगा। देखो आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, कोई बात मत करे। एक उसने इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, ये होता है आई नेगेटिव। ये आई नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कैसे बॉन्ड बनता है, ध्यान दे रहा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आई नेगेटिव क्या करता है, इसको अपना पूरा पेयर ऐसे डोनेट कर देता है। ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी। इस बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। आज हम इसकी बहुत डिटेल पढ़ेंगे। आज इस बॉन्ड के बारे में बहुत सारी केमिस्ट्री आएगी, बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है, सब सिखाएंगे। देखो एक छोटा एक सवाल बनता है, जैसे किसी के दिमाग में है इसने ये बॉन्ड क्यों बनाया, क्यों आई नेगेटिव ने इसको पेयर डोनेट किया। देखो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, देखो उसको महसूस करना सब लोग। ये छोटा एक सवाल है, देखो जैसे मान लो किसी के पास ना बहुत सारे रुपए हैं, बल्क में कहीं से पैसे मिल जाते हैं, और सारी ब्लैक मनी, ऐसे ही मान लेते हैं उसके पास ना ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी का ना कोई रिकॉर्ड नहीं है, चुपचाप बात को सुना। बताओ किसी को अपनी ब्लैक मनी को क्या करना चाहिए, वो बैंक में नहीं रख सकता, उसे कहीं ना कहीं कंज्यूम कर देना चाहिए, खर्च कर देना चाहिए। उसे इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, गोल्ड खरीद लो, वट एवर। ऐसे ही करा जाता है। ब्लैक मनी खर्च करने का तरीका यही है। अब देखिए इसने क्या करा, इस आई नेगेटिव को ये महसूस हुआ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो मैं इसको अपना पूरा पेयर डोनेट कर दूं। देखो पता है डोनेट करने से क्या फायदा हुआ, आपको पता है डोनेट करने से ये फायदा हुआ, जो ये आई के ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो सारा का सारा किस पे चला गया, इस आई के पास चला गया। इससे कहते हैं अपनी टेंशन को ट्रांसफर करना। इसने अपना सारा आवेश उस पर डाल दिया। अब ये खुद टेंशन फ्री हो गया, कह रहे मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे वही बात है, आपके पास बहुत सारी ब्लैक मनी थी, आप घर पे रख नहीं सकते, बैंक में रख नहीं सकते, तो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दी। आपने जिसको ब्लैक मनी दी, अब उसका काम है वो बने आप कुछ भी करें, कम से कम आप तो रिलैक्स हो गए। वही थ्योरी यहाँ पे चलती है। आई नेगेटिव ने इसको पेड़ देके खुद को तो बना लिया आवेश रहित, चार्जलेस, और अपना सारा चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब टेंशन इस वाले आयोडीन को हो गई, वो एक अलग बात। वो कह रहा मेरा इससे वो मतलब नहीं है, अब टेंशन इसकी है, अपने आप संभालेगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये है इसकी संरचना। आई बात कुछ समझ। देखो आप एक बात और भी, आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत गहराई में पढ़ेंगे तो और अच्छे से केमिस्ट्री आएगी समझ। जल्दी किसी को कॉपी करना तो करें फटाफट। और कोई सवाल किसी के पास हो तो पूछ सकते हैं। N2O4 बना, चलो जल्दी जल्दी प्लीज, फास्ट नोट करिए। आज बहुत सारा फिनिश करना है इसके अंदर हमें। अब एक मॉलिक्यूल है N2O4। अब N2O4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं। और इस आएगी ना बहुत सारी केमिस्ट्री, अब एस ब्लॉक में सीखो। देखो आपको मैं एस ब्लॉक का ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करा देता हूँ एंड टू एंड। जब ये टॉपिक चल ही रहा है ना, तो आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री और सिखा देता हूँ। अब एस ब्लॉक पता नहीं कौन कराए कैसे कराए, मैं अपना पार्ट फिनिश करूँ। चले यहां तक हो गया, जल्दी जल्दी लिखिएगा। देखो अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखो बता रहा हूँ मैं इसको, देखो सब बच्चे पीछे नोट कर चुके। देखिए अब एक लाइन लिखिए सब लोग। एक क्वेश्चन है, आयोडीन इज इनसोल्युबल इन वाटर। इन लोग बात कर रहे हैं, मत बोलिए नेसेसरी। आयोडीन इज इनसोल्युबल इन वाटर,
बट इन द प्रेजेंस ऑफ Ki, in the presence of Ki, potassium iodide, it dissolves. देखो ये ना हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको एस ब्लॉक के अंदर मिलेगा। एस ब्लॉक नोट करो इसको अच्छे से, क्वेश्चन है, देखो यहाँ से बहुत सारी केमिस्ट्री सीख जाओगे आप, क्या पता ये नीट में इस बार मिल भी जाए, पूरी पूरी उम्मीद है। अभी समझाते हैं पहले इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए करिए स्टार्ट। चलो अब टेंशन पे करो, देखो सब, देखो हमारे पास ना आयोडीन है, आयोडीन, इसको आयोडीन कहते हैं। अब सब बॉयज गर्ल्स यहाँ पे देखें, ये आयोडीन है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, इसकी संरचना बनाऊं परसों वाले फंडामेंटल के बेसिस पे, तो ये इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मुश्किल काम नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये इसकी स्ट्रक्चर है, संरचना है, कोई भी बना सकता है। आप मुझे एक बात का पहले एक सिंपल सा आंसर, सिंपल सी फिजिक्स पूछूंगा आपसे मैं, ये जो मोलिक्यूल है, ये जो अणु है, ये पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर को हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय, और नॉन पोलर होता है अध्रुवीय। क्या है पोलर नॉन पोलर? सही बात, शी इज राइट। क्यों है नॉन पोलर? क्योंकि इस वाले पेयर को कोई अपनी साइड खींचने का ही नहीं, ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। आपको पता है पोलर का मतलब क्या होता है? कोई पेयर खींच ले, एक साइड प्लस बन जाए, एक साइड माइनस, को हिंदी में ध्रुवीय कहते हैं। देखो ये अध्रुवीय मॉलिक्यूल है, लिखना नहीं भी किसी को, अध्रुवीय हिंदी में कहते हैं अध्रुवीय, ऐसा हम कहते हैं नॉन पोलर। और वाटर कैसा होता है? वाटर पोलर होता है, लंडन। देखो वाटर पोलर है, पानी ध्रुवीय होता है, पानी में होते हैं प्लस माइनस के ऐसे चार्जेस, आवेश, पता है ना आपको। अब सुनो, ये तो पोलर, ये तो ध्रुवीय, और ये नॉन पोलर अध्रुवीय। क्या नॉन पोलर चीज पोलर में घुलती है? नहीं घुलती। कभी कोई नॉन पोलर चीज पोलर में नहीं घुलती, वो अध्रुवीय है और वो ध्रुवीय है। अध्रुवीय ध्रुवीय में घुल ही नहीं सकता, जैसे कभी पेट्रोल पानी में नहीं घुलता, इम्पॉसिबल है। बेंजीन पानी में नहीं घुलती, मिथेन पानी में नहीं घुलती। क्यों नहीं घुल सकते? क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, और पानी होता है पोलर। पानी में घुलने के लिए कैसा होना पड़ता है? पोलर ही होना पड़ता है। कभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा अपने कॉलेजेस के अंदर की, ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, वेल नोन लाइन है। तो सेम स्टोरीज है, ये अध्रुवीय है, वो ध्रुवीय है, घुल ही नहीं सकते। इसलिए कभी भी आयोडीन पानी में घुलती नहीं है। देखो हमने पहली लाइन को समझाया, अभी नोट नहीं करना, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसके अंदर के आई मिला दो, ये घुलना शुरू कर देते हैं। क्यों? अब के आई ने क्या करा? देखो, नहीं नहीं, के आई ने एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्या करी, के आई के आई नेगेटिव ने इस I2 से बॉन्ड बना दिया। अभी मैंने आपको समझाया था इनके बीच में क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पता है इससे क्या हुआ? ये पूरा ही कंपाउंड आयनिक हो गया। देखो अब ये Ki3 बन गया। अब Ki प्लस I2 क्या बन गया? Ki3, पोटेशियम ट्राइआयोडाइड। अब ये आयनिक है, ये ध्रुवीय हो चुका है, ध्रुवीय। और जैसे ये ध्रुवीय हुआ, ये ध्रुवीय था ही, आराम से पानी में क्या हो गया? घुल गया, डिजोल्व हो गया। देखो जब ये ध्रुवीय था, वो भी ध्रुवीय था, तो आराम से पानी में घुल गया। ये पोलर था, वो पोलर था, घुल गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर भी होता है। जब हमें केमिस्ट्री लैब में आयोडीन को पानी में घुलना हो ना, हमें पता घुलेगी तो है ही, थोड़ा सा हम KI मिला देते हैं। तो ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एसर्शन रीजन बनता है। आपको ये एस ब्लॉक में मिलेगा, कभी एस ब्लॉक आप निकालेंगे ना, वहां के सवालों में ये सवाल मिलेगा। आया सबको समझ? जल्दी से लिख लो, किसी को लिखना लिख के फटाफट हाथ चलाए, क्विक। अदरवाइज आयोडीन पानी में घुलती नहीं है, क्लियरली पानी में अघुलनशील है। ये तो KI आया, KI ने आयोडीन से बॉन्डिंग करके उसको आयनिक बना दिया। अब जैसे ही वो आयनिक बना, आराम से पानी में घुल गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पानी में सोल्यूबल होना, पानी में डिसॉल्व होना, ठीक है बच्चे। तो ये हमने ना वो चीज वहीं से उठा ली। अब इससे आपको I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी नहीं भूलेगा। I3 नेगेटिव बनता ही ऐसे है, I नेगेटिव प्लस I2, I नेगेटिव प्लस आयोडीन बोल के। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एडवांस में आता है हर साल। तो जेई एस में बैठा हो ना, तो जाके देख लो, जेई एडवांस में इस बार भी आया 2025 से, ये आता रहता है, कॉन्टिन्यूस कॉलम आती है, कि अब तक इस बार नीट के अंदर मिल जाए। तो I नेगेटिव प्लस I2 हमने सीख लिया। चलिए हटाएं इसको, थोड़ा ना फास्ट सिखा करें सब बच्चे, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, आपको मैंने पहले ही बताया। चलिए इसको हटाते हैं। अब एक बच्चे ने बोला N2O4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। N2O4,
देखो N2O4 जो होता है वो NO2 का डाइमर होता है। NO2 अगर दो बार जुड़ जाए ना तो जुड़ने से बनता है N2O4। तो जल्दी से बनाओ NO2 का स्ट्रक्चर। ये पिछली बार बनाया था हमने, लास्ट क्लास सैटरडे की बात है, तो बनाया था हम लोग। जल्दी बनाइए NO2 का स्ट्रक्चर। जो NO2 का स्ट्रक्चर बना देगा उसको दो बार जोड़ना ही तो होगा, और दो बार जोड़ के वो आराम से N2O4 बना सकता है। तो अच्छा, आप देखो अपने आप करो, मैंने पहले भी कहा ईमानदारी से किया करिए। देखो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना भी दिया, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। याद है परसों की थ्योरी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ये मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाएगा। ऐसी एक कोरिलेरो NO2 N2O4, यही सेम केमिस्ट्री, बिल्कुल यही केमिस्ट्री है। बस इसके बाद दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दो। देखो स्टूडेंट्स, दोनों को जोड़ दो कि चेयरिंग करा, ये बन गया N2O4। कितनी सिंपल सी केमिस्ट्री। देखो ऐसे बनता है N2O4। तो ये इसकी केमिस्ट्री है, NO2 का डाइमर कहते हैं इसको। आया आपको समझ? देखिए हर एक को चेक कर लीजिए, हर के 8-8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। हम किसी के 8 से ऊपर तो नहीं कर रहे। तो ये सब बातें आपको चेक करनी। और बताइए जल्दी फटाफट बच्चे, और कुछ किसी को पूछना? टेट्राथायोनेट। देखो ये बहुत डेंजरस स्ट्रक्चर है, तो शायद मैंने पिछली बार बोला भी था। देखो टेट्राथायोनेट, इसका स्ट्रक्चर बनाना एक चैलेंज ही अपने आप में। देखो ये भी सिखाते हैं आपको, इसकी भी एक स्पेशल केमिस्ट्री है। देखिए पहली बात ना, इसमें वर्ड आ रहा है थायो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। आप में से किसी को पता थायो से क्या पता लगे? इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। केमिस्ट्री में अगर किसी कंपाउंड में थायो वर्ड लिखा है ना, तो इसका एक मीनिंग होता है। इसका मीनिंग ये है, इसके पास सल्फर सल्फर बॉन्ड है। क्या है इसके पास? सल्फर सल्फर बॉन्ड। रुक जाओ देखो भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है। ये ना जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर आता है पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक में आता है, आपको वहां से ऐसे फंडामेंटल सिखाए जा सकते हैं। ये तो मैंने दे दिया आपको प्रैक्टिस में, को बना भी लिया आपने से। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड मेरे को साफ साफ हिंट कर रहा है, ये आना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो अब सब अटेंशन पे करो। हमें पता है सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बात और है, एक बात मैं बताना भूल गया, ऑक्सीजन तो 6 है और नेगेटिव चार्ज 2 है। क्या पता लगा? परसों बताया था, एक मिनट को बोलने दो, क्या पता लगा? सर अलग अलग है। अलग अलग ऑक्सीजन है, सही कह रहे हैं। और क्या पता लगा स्ट्रक्चर के बारे में? दो ऑक्सीजन ने क्या बनाया हुआ होगा? सिंगल बॉन्ड। मतलब देखो ये बात ना परसों बताई गई थी, ये बातें भूलने की नहीं होती है। दो ऑक्सीजन ने बनाया होगा पक्का सिंगल बॉन्ड, तभी तो दो नेगेटिव चार्ज है। देखो एक बात और है, आप बनाकर देख भी लीजिए, जब इनके सिंगल बॉन्ड बनाएंगे ना, ना इसका ऑक्टेट पूरा ना उसका पूरा, इन्होंने ही एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तभी इनके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। अच्छा बाकी ऑक्सीजन को वो कैसे एडजस्ट करेगा? डबल बॉन्ड। देखो बाकी ऑक्सीजन के लिए डबल बॉन्ड बनेंगे और कुछ भी नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल श्योर है। बाकी के लिए डबल बॉन्ड। अच्छा एक बात और है, अभी बाकी सल्फर को कैसे एडजस्ट करेंगे? बीच में एडजस्ट कर देंगे, देखो ऐसे। मैंने कहा था ना सल्फर सल्फर बॉन्ड आना जरूरी है। देखो बीच में ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीच में ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो एक ट्रिक आपको और बताऊं, देखो अभी रुक जाओ, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ऐसी साइंस आएगी। आपको ट्रिक और बताते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो आपको सल्फर कितने दिख रहे हैं? 4 ना? 4 है ना? क्लियर? तो 4 में से एक माइनस करो, जो वैल्यू आएगी उतने वहां सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इस स्ट्रक्चर के बारे में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सल्फर सल्फर बॉन्ड तो होंगे, बट कितने? जितने सल्फर है उसमें से एक माइनस करना। ऑब्वियसली 3 आ गए, तो 3 सल्फर सल्फर बॉन्ड है। आप जज भी कर सकते हो, एक सल्फर सल्फर बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ये केमिकल बॉन्डिंग काम नहीं है, पी ब्लॉक पढ़ाएगा तो पता लगेगा आपको, पी ब्लॉक पढ़ने से पता लगेगा। जल्दी किसी को कॉपी करना करे, क्विक, जो भी लिखना जल्दी हाथ चलाइए फटाफट। घर पे ना प्रॉब्लम्स करिए सब लोग, आप बाकी बॉयज वगैरह कुछ भी नहीं करते हमारे साइड, शायद मुझे लगता है कोई डाउट ही नहीं किसी की। देखिए सुन लीजिए, क्लियर वर्ड्स है, कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो आप ठीक है आते रहो, तो यहाँ पे चार्जेस तो है नहीं, आपको टेंशन जितना मर्जी बढ़ लो। लेकिन सवाल ये है कि इससे कुछ हासिल नहीं होता, लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो रहा है आपकी। आपकी मर्जी है, आप करिए। लेकिन जिस तरह से पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल रॉन्ग पैटर्न है। ये इसी का आज देन है कि आज हम लाइफ में आ खड़े हैं। हमने कभी कोई किताब नहीं खरीदी, कभी कुछ नहीं करा, ऐसे भूलना होता है।
तो वैसे अगर क्लास में पढ़ रहा तो कोई पढ़ाता भी ना आपको, सच बता रहा हूँ मैं, तो ठीक है, यहाँ तो कोई कुछ कहेगा नहीं, या तो कोई भी आगे बैठ जाए। अगर वैसे कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पढ़े ना, तो कोई आपको एंट्री भी ना दे। इतना बुरा हाल है हमारा। बताइए अपनी लाइफ क्या चला रखा है आपने। चलिए, और कुछ किसी को पूछो, जल्दी से पूछो फटाफट, वरना आगे चलेंगे। और गर्ल्स बॉयज को डाउट किसी के पास, और क्वेश्चन, कोई स्ट्रक्चर बेस्ड को प्रॉब्लम। चलिए H2Cr27 की बात करते हैं, इसको हटाते हैं हम। देखो H2Cr27 एक डाइबेसिक एसिड है। मैंने पिछली बार आपसे कहा था, बताओ डाइबेसिक से क्या पता लगेगा। इसके पास दो OH बॉन्ड होंगे। देखिए, बात ना करिए कोई, किसी की आवाज ना आए। इसके पास पक्का दो OH बॉन्ड होंगे। जब इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, दो OH बॉन्ड आना जरूरी है। अब एक बात और सुनिए, क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर है इसका, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। देखो, फिर एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, देखो ये मुझे कराने का भी चांस ही नहीं मिला, वो पता ही आपको, क्लास छूट गई। तो किसी की आवाज आ रही है, क्लास से बाहर निकाल दूंगा, कोई बोलेगा भी तो ध्यान रखना, ढंग से पढ़ना सीख लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का अभी चैप्टर कराने का चांस नहीं मिला, वरना आपको वहां पे फील करा। देखो, मैं एक सवाल पूछूंगा पूरी क्लास से, ये बताओ क्रोमियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। वो लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे लिखा है सब कुछ, वहीं से देख के बता दो। जल्दी, किसी को बताना, बताए। अब बताओ। पांच। चल, इधर कुछ कहना है, 6 कह रही हूँ, इधर आप कुछ कह रहे थे। 5। आप बताओ जी, कुछ कह रहे हो। 10। 10 बैलेंस रखो, 10 में आपने किसे किसे जोड़ दिए। चलिए, एक बच्चे ने बोला 5, सुन लीजिए ऐसे ही। एक ने बोला 6, एक ने बोला 10, और भी बहुत सारे आंसर आए। इसका आंसर 6 था। उसका कारण था, पहली बात तो 5 पता क्यों नहीं है, वैलेंस शैली 4s1 था। आपने 5 गलत कह दिया, 3d5 देख लिया। वैलेंस शेल जिसको वायतम कोश कहते हैं, जिसके आगे 4 लिखा था ना, वो वायतम कोश था। 4 वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन था। लेकिन होता क्या है, अब देखिए, वही बोर्ड चाहिए हम लोग को, पता क्या होता है, 4s1 और 3d5 में एनर्जी गैप होता है। अब वही ना, देखो आपको टॉपिक कराने का चांस ही नहीं मिला, कहाँ से कराते, वही छूटता जाएगा, ऐसे तो दिक्कत आएगी। देखो ये रहा, ये ना 4s1 3d5, यहाँ पे एनर्जी गैप इतना कम होता है कि ये पूरा का पूरा इसका वायतम कोश काउंट होता है। ये पूरा का पूरा बैलेंस शेल है, ध्यान रखिए। 4s1 3d5 जो है ना, ये पूरा का पूरा बैलेंस शेल है, वायतम कोश कहते हैं इसको। ये डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, तो सही मायने में क्रोमियम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्रोमियम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब सुनिए क्या होता है, देखो, अब हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे। क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 OH बॉन्ड आने ही आने हैं। एक OH बॉन्ड एक के बस, एक दूसरे के बस। देखो, मैं यहां बना रहा हूं थोड़ा सा, लीजिए, आई बात समझ। 2 OH बॉन्ड आना जरूरी था, देखो मैंने एक उसको दिया, एक उसको दिया, बैलेंस बना दिया। एक ऑक्सीजन को हम कॉमन कर देंगे। कॉमन इसलिए कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन 7 है, अब 7 को बांटने के लिए एक को बीच में रखना ही पड़ेगा। बाकी 2 ऑक्सीजन यहाँ लगेंगे इसके साथ, और 2 यहाँ लगेंगे। एक बैलेंस बन गया, देखो सबके पास बराबर ऑक्सीजन है, और बीच वाला ऑक्सीजन कॉमन है ही, सबको पता है। देखो, ये इसका स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं H2Cr27। H2, यही कहा था ना आपने, H2Cr27 बना लीजिए, देखिए। इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये सब आना चाहिए, देखिए, तभी कंपटीशन की तैयारी होती है, अगर नहीं आएगा तो सब बेकार है। और बनाते ही पहले इसको बना लो आप, पहले इसको ड्रॉ कर लें, बात ना करिए। H2Cr27 बोलते हैं इसको, दैट इज टर्म्ड एज H2Cr27। डायबेसिक एसिड होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, called H2Cr27। अब देखिए, H3PO4 की बात कर रहे हैं, H3PO4 कैसे बनेगा। H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड है, बनाइए सब लोग। ये ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड H3PO4 है।
HCPO4 इज ट्राइबेसिक एसिड, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिअक्षारीय अम्ल। अब देखिए मैंने आपको इसी से हिंट कर दिया, इसी के नाम से हिंट कर दिया कि HCPO4 में 3 OH बॉन्ड होंगे। जरा एक बनाइए अपने यहाँ, ये बात तो आपको मैंने परसों बताई थी, ये ट्राइबेसिक एसिड है, इस पर 3 OH बॉन्ड है, बनाइए जल्दी जल्दी, आवाज नहीं किसी की आएगी, जो करना अपने आप करिए। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, उसका क्रमांक 15 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 15 है, ऑक्सीजन का 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, इसको बना सकता, बनाइए, सही गलत से मत डरिए। और जिसने स्ट्रक्चर बनाई जरूर चेक करे ना, 3 OH बॉन्ड आने चाहिए, अगर 3 OH बॉन्ड आपकी संरचना में नहीं है तो गलत है ऑटोमेटिकली, इस पे 3 OH बॉन्ड का आना जरूरी है, अनिवार्य है। देखो ये होता है HCPO4, देखो इसे कहते हैं HCPO4, ये है HCPO4, देखो ध्यान दीजिएगा, ये HCPO4 का स्ट्रक्चर है, देखो इस तरह से बनता है HCPO4, 3 OH बॉन्ड आएंगे और एक बनाएगा इसके साथ क्या, डबल बॉन्ड, आवाज नहीं किसी की आएगी। देखो ये होता है HCPO4, बना लीजिए इसको, देखो 3 OH बॉन्ड आ रहे हैं, अगर फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन 8 से ऊपर हुए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद डी सक्शन है, वो तो हमने परसों थ्योरी सीखी है सारी। और बताइए कोई और चीज ना बनी हो, जल्दी बताइए, वरना आगे चलेंगे फिर, दोबारा बताइए। H2O3 2 नेगेटिव, इसको थायोसल्फेट कहते हैं, मैंने परसों भी कहा था आपसे। देखो इसमें क्या नाम है, थायोसल्फेट। अब थायो मैंने बताया था भी किसका हिंट है, करके दिखाओ, करके दिखाओ, बोलो मत, बना के दिखाओ, जल्दी इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इसको डालें, जल्दी बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है थायोसल्फेट में। इसके स्ट्रक्चर की सबसे खास बात है, इसमें थायो वर्ड से पता लग रहा है, मुझे नहीं बताना, दिखाओ मुझे, रिटर्न में दिखाओ क्या किया आप लोगों ने, आवाज नहीं किसी की आएगी, जल्दी करिए, बहुत सारी थ्योरी करनी है, स्ट्रक्चर ही बहुत बड़ा है ये। थायोसल्फेट बोलते हैं इसको, थायोसल्फेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इसको ड्रॉ करना भी एक चैलेंज है, द नेम इज थायोसल्फेट। हो गया, बन गया थायोसल्फेट, थायोसल्फेट हिंट पता लगा कि इसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड आएगा, और फिर वही कंडीशन, 3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज, 3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है आपके लिए, दिखाइए। 3 सल्फर तो है भी नहीं, हमने आपको 2 सल्फर दे रखे हैं, हमने 3 दिखाया, 3 सल्फर तो इसमें है भी नहीं, जल्दी करिए जल्दी, देखिए 2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज भी हिंट है अपने आप में। देखो ये है इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखो ध्यान देना, देखो पहले तो हमने ये बना दिया, दोनों ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाए, तभी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, एक ऑक्सीजन से बना डबल बॉन्ड, देखिए सुनिए, अब एक सल्फर के साथ सल्फर बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे सल्फर सल्फर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और एक और बहुत काम की बात मैंने अभी आते ही बोली, अभी समझाई है, आप 2 में से फिर 1 माइनस कर दीजिए, 1 आया ना, उसमें एक सल्फर सल्फर बॉन्ड है, आना भी चाहिए था, इसके ऊपर बहुत लेक्चर हो सकता है, इस वाले आयन के ऊपर होगा, अभी ये सब इनऑर्गेनिक सिखाएंगे, जो भी आपको इनऑर्गेनिक कराएंगे वो करा देंगे अपने आप, हमें तो स्ट्रक्चर बनवाना था, बनवा दिए, इसकी आगे केमिस्ट्री है कि कैसे है क्यों है वो सब अलग बात है। चलिए किसी की आवाज नहीं, उम्मीद है ये भी आया समझ, थायो से पता लगा सल्फर सल्फर बॉन्ड, ठीक है ना, टेट्राथायोनेट के अंदर भी सल्फर सल्फर बॉन्ड था, यहाँ भी सल्फर सल्फर बॉन्ड, वहां 3 थे, यहाँ पे 1 है, वो हिंट मैंने आपको बता दिया। और बताओ बस खत्म, अभी हमने बनाया ना H2Cr2 7, इसके पीछे बनाया था, तो उसके H निकाल दीजिएगा बस यहाँ से, अगर आप ये H यहाँ से गायब कर देंगे बन जाएगा Cr2 7 2 नेगेटिव, वही है सेम टू सेम, H2Cr2 7 से H निकाल लेंगे, और कोई बात, H3PO2 ये बताया था मैंने परसों, मोनोबेसिक एसिड, परसों कहा था मैंने ये मोनोबेसिक एसिड है,
किसी को पता है पूरी क्लास में इसका नाम क्या है? कभी पहले कहीं पढ़ा हो आप लोगों ने? हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं इसको। अगर आप इसका नेम अभी लर्न कर लें ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी हम पी ब्लॉक पे देखेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसकी स्ट्रक्चर में पक्का एक OH बॉन्ड आएगा। बनाइए फटाफट, मोनोबेसिक एसिड है, जल्दी बनाइए। ये मोनोबेसिक एसिड है, इसमें 100% एक OH बॉन्ड आएगा। बात ना करिए, बनाओ, देखो बना के दिखाओ ना। वॉइस कोई रिप्लाई नहीं आता, देखो इसका मतलब कुछ आता ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हम। इसके अंदर गट्स है, बना के दिखाए फटाफट। जब कह दिया एक OH बॉन्ड है, अब इससे तक क्या हो सकता है? कहाँ है OH बॉन्ड? आपने H2O बॉन्ड दिखा रखा है, आपने क्या बनाया? मुझे पता है, बुरा हाल है। देखिए इसमें, ठीक है, ठीक है, फिर से एक OH बॉन्ड आना जरूरी है, सही। अगर एक OH बॉन्ड नहीं है तो आप खुद ही गलती कर रहे हैं, आप ये लिख लीजिए। सही है, कुछ शब्द कर दो, कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसी वजह से, धीरे धीरे करना आ ही रहा है। या बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाओ। लेकिन वो बातें करते हैं, देख लीजिए, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो बस फिर इसका मतलब क्या है? हम रेस में से अपने आप बाहर होते जा रहे हैं, क्या करेंगे? ये है, देखो इसका स्ट्रक्चर। मैंने कहा था ना, एक OH बॉन्ड आना नेसेसरी है, अनिवार्य है। देखो साफ दिख रहा है, ये मोनोबेसिक है। सब उतार लेना, नकल कर लेना, ये जरूरी नहीं है। पहले सोचा करो, गलती क्यों हो रही है हमारे से, हम क्यों नहीं बना पा रहे। अभी तो एक सवाल है। छोड़िए, कुछ और किसी को पूछना। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ना शुरू करें, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप इसकी और प्रैक्टिस करना, और दिक्कत आएगी कुछ सवालों लेके आना, मना कोई नहीं कर रहा। लेकिन चलो आपको एक बात सिखाते हैं, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाना सीखा, इसका फायदा क्या होता है? अब देखो, मैं आपके सामने एक कॉलम लिखता हूँ, चलिए नीट में इस बार आइए। आपको मैं एक मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, जिनन ट्राइक्लोराइड। आप मुझे ही बताइए, इसके पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, और गिनिए इसके पास कुल एकाकी युग्म कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अरे कौन है पीछे लगातार बोल रहा है? पागल है क्या? काम होता नहीं बिल्कुल भी। ये हाँ, करिए अपना। परफॉर्मेंस हमारी जीरो है, बातें करने का बड़ा शौक हो रहा है। अरे वो चेंज करिए, चले जाए मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेंगे वापस। पीछे क्या देख रहे हैं हम? पीछे नोट्स ही देख रहे हैं, करके दिखाओ इसको। ये नकल वाली अपनी हैबिट खत्म करे, पीछे से करके दिखा देंगे, मैं ही नहीं सुन रहा हूँ। मुझे भी करके दिखाओ, ये बना के दिखाओ। आपने पेज बैठना शुरू कर दिया कि पहले करा रखा है जी, वहां से देख लूंगा। ये इससे क्या होगा? मैं बार बार कह रहा हूँ, 11वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है, काम करके दिखाओ। नहीं आता तो रेस में से बाहर हो, घर बैठो फिर। चलिए इट्स ओके। सर 3। चलो जी, 3 सुन लिया हमने, और बताओ। मे बी 9। और कोई इधर देख लिया? बस ये आता है हमें। मुझे लगता है कोई भी आंसर ठीक नहीं है, एक बार रिकंसिडर करो। सारे बच्चे रिकंसिडर करें, गलत हो रहा है, एक भी आंसर भी ठीक नहीं है। रिकंसिडरेशन। मे बी 9 सही हो, मे बी, मुझे पता नहीं, बनाऊंगा मैं। अब बनाकर देखो दोबारा से एक बार, कुछ मिस्टेक हो रही है। जो 2 कह रहे हैं, 3 कह रहे हैं, वो तो मुझे लगता नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। बनाया इसका स्ट्रक्चर, बनाई इसकी संरचना, तो घर पर जाके देखो, परसों के नोट्स में था। घर पे ना टाइम दो अपने आप को, यहाँ टाइम पास के लिए मतलब हो कि नीट की तैयारी कर रहा हूँ। दूर दूर से आप लोग आ रहे हैं, वो कहीं से आ रहे हो, कहीं से आ रहा है, क्या क्या हासिल क्या किया? कुछ भी नहीं। खुद जिम्मेदार हम। फिर हम कहते हैं कंपटीशन बहुत टफ है, ये हो गया जी, वो हो गया, किस्मत में नहीं था, फलाना नहीं था। कोशिश ही नहीं करी, मेहनत तो कभी करी नहीं, तो किस्मत को क्या कहने से क्या हो? बनाया किसी ने, गर्ल्स साइड ने बनाया, पीछे मत देखो ना, खुद बना कर देखो। जेनन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 है, इसके बेस से बनाओ। ये बना इसका स्ट्रक्चर।
ये इसका स्ट्रक्चर बना। देखो अगर स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएंगे आगे चैप्टर में बहुत दिक्कत आई, एक भी इसमें क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, इसलिए अभी से सीरियसली सीखो। ये मैंने परसों आपसे कहा था, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाया करें पहले इसका लिविस ब्लॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए इस तरह से। देखो ये इसका इंपैक्ट स्ट्रक्चर बन के आया। नो डाउट यार 9 इज राइट आंसर, मुझे लगा था 9 रॉन्ग है लेकिन 9 सही है, क्योंकि 3 लोन पेयर तो फ्लोरीन के पास है, 3 यहाँ और 3 यहाँ। टोटल नंबर आपसे पूछेगा तो सही बात है 9, नो आंसर। और जनन के पूछते तो सर थ्री। पे 3 हो जाते, अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चन जाके देखो, अब लाइन लगा के आते हैं। ये नीट का जेई मेंस का एक पेट क्वेश्चन है इस तरह का, बहुत प्रॉब्लम आती है, ये सब आए आपको, ठीक है ना। चलो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा आजकल टॉपिक है, देखो हमने परसों के लेक्चर में स्ट्रक्चर बनाना सीखा, ऑक्टेट टूल की लिमिटेशन सीखी, ये सारी केमिस्ट्री हमारी हो गई। अब देखो आज की थ्योरी है, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो पहले एक बात आपको और सिखाता हूँ, इसे कहते हैं फॉर्मल चार्ज। एक आर्टिकल लिखे आप, इसका नाम है फॉर्मल चार्ज। अभी लास्ट वीक में एक टेस्ट सीरीज चल रही है एलन की, उसके अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से आया। तो नोट टॉपिक का नाम लिखिए फॉर्मल चार्ज, लिख लीजिए। हिंदी में आप चाहे फॉर्मल आवेश कहने हैं, एज यू लाइक, बड़ा टर्निंग सा टॉपिक है अभी। एक स्पेशल चार्ज होता है उसको फॉर्मल चार्ज कहते हैं, वो सिखाना है वो चार्ज क्या होता है। एक लाइन लिखिए पहले, आप देखिए तभी आएगा समझ। देखिए फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज, formal charge is the charge which is defined, formal charge is the charge which is defined when it is assumed that, formal charge is the charge, ये एक आवेश ही है, which is defined when it is assumed that, when it is assumed that all atoms have same electronegativity. It is assumed that when all atoms have same electronegativity, when all atoms have same electronegativity, last line जरूर अंडरलाइन करना, when all atoms have same electronegativity। अब देखो जरा इसका मीनिंग समझ, चलिए अब बोर्ड पे देखिए सब बच्चे, तभी आएगा समझ। देखो ये ना एक स्पेशल तरह का चार्ज है, एक अलग ही तरह का आवेश है, जिसमें ये माना जाता है कि सब परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता क्या है, सेम। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे मेरे पास एक मोलिक्यूल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्ट्रक्चर तो इसका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ये लीजिए मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, CCl4 ऐसे हो रहा है। अब किसी ने एक सवाल पूछा मेरे से, क्या किसी के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज है, क्या किसी के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज है? इसका आंसर है नो। क्यों? हमने ये मान रखा है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर। देखो इस टॉपिक में बोल दिया मैंने, हमने ये मान लिया कि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। वैसे एक्चुअली बराबर है नहीं, आपको शायद पता हो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन हमने ये मान लिया, इस टॉपिक में माना हुआ है, अभी लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसको लिखने से कुछ नहीं होगा। ये डेफिनेशन में साफ बोल दिया गया है कि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋणात्मकता बराबर है। अभी और सवाल देखो, अब मेरे पास एक मोलिक्यूल आ गया, ऐसे ले लेते हैं हाइपोथेटिकल, एक मोलिक्यूल है नाइट्रेट आयन, एक आयन ले लेते। अभी परसों मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया, इसका स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने, और वेल नोन है आपको पता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक से बना था डबल बॉन्ड और एक से क्या बना था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना जरूरी था वरना ऑक्टेट खराब हो रहा था। अब किसी ने एक सवाल पूछा, क्या इसके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज है? 100% है। देखो साफ दिख रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रखा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया। देखो बात पे गौर करना, ये जो चार्ज आया क्यों आया, इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेके आया, बाहर से लेने से ये चार्ज आ सकता है, ये ऐसे नहीं आता। देखो जैसे एक छोटी सी बात, यहाँ पे एक शेड पे रखा हुआ है, जैसे आपने कहीं पहले पढ़ा होगा ऑक्सीजन ने इसको अपनी साइड खींच लिया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब नहीं कर सकते, इस टॉपिक में नहीं कर सकते। किसी ने पूछा इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, 0 है। पक्की बात 0 है, क्योंकि ऑक्सीजन पेयर खींच ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ। हाँ यहाँ फॉर्मल चार्ज कितना है, इसको सीख लेते हैं। ये बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
देखो मैंने आपको शायद परसों भी इस बारे में बात नहीं पाई, आज के लेक्चर में आएगा ये। जब कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, आपने जैसे कहीं पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे एरो से दिखाते हैं, तीर के निशान से दिखाते हैं, ये सब चीजें पुरानी हो चुकी। अब कोई एरो वैरो नहीं लगाता। आजकल की मॉडर्न साइंस बोलती है जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना, जो इलेक्ट्रॉन दिया करेगा उस पर तो आएगा प्लस का आवेश, तो जो लिया करेगा उस पर आवेश कैसा आएगा, माइनस है। ये मॉडर्न साइंस कहती है जो इलेक्ट्रॉन देगा वो प्लस और लेगा माइनस। देखो अब ये मोलिक्यूल ऐसे बना हुआ है, देखो एक बात समझना, इस पे फॉर्मल चार्ज है, पक्की बात है, इस पे फॉर्मल चार्ज है, इसके पास भी है, और इस पे फॉर्मल चार्ज नहीं है, क्योंकि हम ये मान ही नहीं सकते कि ऑक्सीजन ने यहां से फिर अपनी साइड खींचा। क्यों नहीं मान सकते, डेफिनेशन में साफ बोला हुआ व्हेन ऑल एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताएंगे इसकी डेप्थ सिखाएंगे, तो ये है फॉर्मल चार्ज। देखो यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, यहाँ किसी पे फॉर्मल चार्ज नहीं है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है, यहाँ फॉर्मल चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से पेड़ खींच ही नहीं सकता। ठीक है, अभी अभी आते हैं पॉइंट पे आते हैं। एक बार ना पहले डेफिनेशन पढ़ो, परिभाषा पढ़ो, उसको बाद में लिखा जाएगा। पहले परिभाषा पढ़ो सब लोग, क्या है परिभाषा में साफ साफ बोला गया, फॉर्मल चार्ज तभी डिफाइन होगा जब ये माना जाए कि सबकी ऋणात्मकता बराबर है, सबकी ऋणात्मकता बराबर। ऋणात्मकता बराबर नहीं है तो फॉर्मल चार्ज का मतलब ही नहीं। ये सच्चाई है बिल्कुल, ये फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन की सबसे खास बात है। मैं भी आपको निकाल के भी दिखाता हूं। देखो मैं एक काम करता हूं, इन तीनों ऑक्सीजन के ना आपको फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाता हूं। ऐसे ही इसका नंबर ना ऐसे ही कर देते हैं, इसको ना ओ ए कह देते हैं, इसका नाम बी कह देते हैं, इसका नाम सी। अब देखो मैं आपको फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाता हूं, उसका फॉर्मूला समझाएंगे। वो फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, उससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। इसको हटा देते हैं, ये भी लिखा रहेगा, तभी आप नोट करना इसको बाद में। अब देखो फॉर्मल चार्ज निकालने का ना एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है हमारा, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बंधीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधीय जो बंद बना रहे हैं, और माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जिन्होंने बंद नहीं बनाया, जिसको हिंदी में कहते हैं अबंधीय, अबंधीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो सुनो, बात नहीं करनी, ये फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज निकालना। पहले बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाफ भी करना है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको निकाल के दिखाता, पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं इस वाले फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, इस वाले, इसकी बात करो। आप बताओ ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्रमांक उसका 8 है ना, 2 6 विन्यास है। अच्छा स्ट्रक्चर देख के बताओ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दो, दो ही तो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, दो। नॉन बॉन्डिंग कितने, नॉन बॉन्डिंग ना मैंने तो भी ऐसे ही बनाया स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ढंग से बनाते तो वहां से गिन सकते हैं, सही कह रही है, ये भी 6 है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से बाहर से ले लिया, ये भी 6 है। देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 6 लिख दिया गया, बॉन्डिंग 2, 2 लिख दिए गए, नॉन बॉन्डिंग 6 वो भी लिख दी। अब आपके सामने इसको सॉल्व करें, 6 से 6 कट ही जाना है, ये माइनस का 1 आ गया, देखो आ रहा नहीं आपके सामने, माइनस का 1 आ गया। आपको सूत्र भी आए, अभी लिखना नहीं किसी। अब मैं ऐसे ही निकाल के दिखाता हूँ इस वाले ऑप्शन का, देखो बी वाले ऑप्शन का निकालते हैं, फिर वही केमिस्ट्री, 6 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इसके पास भी 2, और नॉन बॉन्डिंग इसके पास भी 6, ये भी माइनस का ही वैल्यू, साफ दिख रहा है। इसका निकालते हैं, जो सी वाला ऑक्सीजन, देखो सी वाले की बात करते हैं, सबको पता है सी वही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, पता बॉन्डिंग कितने हैं? यही दिमाग लगाना, 4। क्यों है 4, क्योंकि 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 होते, 4 सही करने समझ। नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, वो ना अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे गिन लोगे यहाँ से, 4 ही है। अब इसको सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर 0 है। पहले ही कहा था मैंने, इस पे फॉर्मल चार्ज होगा ही, इस पे फॉर्मल चार्ज होगा ही नहीं। इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी। अब निकालते हैं नाइट्रोजन का, अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन। फिर वही सवाल, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, बॉन्डिंग कितने बताओ। आप बॉयज गर्ल्स सब दिमाग लगाएं,
8 शाबाश 8 4 बॉन्ड का मतलब 8 वेरी गुड बोला करो डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बात क्या करो नॉन बॉन्डिंग है ही नहीं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए बॉन्ड के लिए कोई बचा ही नहीं नॉन बॉन्डिंग को बचा ही नहीं कितना आया +1 देखो साफ है आपके सामने सॉल्व किया +1 आया देखो मेरी बात जज हो रही तो ये होता है फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको निकालना आना चाहिए इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी परिभाषा अच्छे से क्लियर हो मैंने आपको तीनों का निकाल के दिखाया तीनों ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का आई बात समझ तो लिख लो इसको लिखना हो फटाफट फिर घर पे प्रैक्टिस करना है इसकी तो इतना जल्दी करी नहीं बहुत सारा काम करना था तीनों ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का चारों का हमने फॉर्मल चार्ज निकाले जल्दी जल्दी काम करिए फटाफट इसको लिखना लिखिए फॉर्मल चार्ज निकालने की ये साइंस है सिंपल सी बात है डेफिनेशन बहुत ट्रिकी है इसकी क्योंकि डेफिनेशन में कुछ कंडीशन लगा दी गई है तो फॉर्मल चार्ज क्या है ये हमने सीख लिया फोन कर रहा हूँ ठीक है मैं बहुत बंद करूँ काम करिए फटाफट बातें नहीं जल्दी जल्दी इसको लिखना लिखा करे एज यू लाइक किसी के पास पहले से लिखा नो वाला मेथड कुछ भी हो फॉर्मूला आया समझ मेन तो फॉर्मूला कैसे लगाना है तो ये फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट है ए का फॉर्मल चार्ज बी का फॉर्मल चार्ज सी का फॉर्मल चार्ज ऐसी नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज किसी का भी निकालिए आप प्रैक्टिस करिए इसकी सवाल लेकर आइए अब सवाल ये बनता है देखो अब अगले टॉपिक पे आ रहे हैं इसका महत्व क्या है क्यों निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज किसी ने पूछा अभी इसको पढ़ने का क्या फायदा होगा तो इसका यूज तो होगा और देखो इसका यूज तो है देखो ध्यान दें आपको शायद पता होगा जो चार्ज होता है ना चार्ज चार्ज का मतलब ना एक तरह से टेंशन होती है इसको हिंदी में तनाव कहते हैं लेकिन सुनिएगा जैसे सिस्टम इसके ऊपर चार्ज है समझो टेंशन है चार्ज है टेंशन है इसके ऊपर चार्ज है टेंशन इस पर चार्ज नहीं है इस पर टेंशन नहीं है केमिस्ट्री ये कहती है ध्यान देना जितना किसी का फॉर्मल चार्ज कम होगा जितनी टेंशन कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो सोच के देखो ये तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते नहीं आजकल सबको टेंशन है तभी तो लाइफ कम होती जा रही है ये हो रहा है बीमारियां बढ़ रही है ऐसे बोलते हैं ना तो उसके पीछे यही साइंस काम कर रही है जितनी टेंशन कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतना स्थायित्व ज्यादा और जिसकी टेंशन ज्यादा हो गई उसकी स्टेबिलिटी कम एक सिंपल सा फंडा तो ये फॉर्मल चार्ज की इंपॉर्टेंस है अगर हमें किसी ने सुनो पहले किसी ने एक मोलिक्यूल के 3 स्ट्रक्चर बना के दे दिए और ये कह दिया तीनों में से सबसे अच्छा कौन मोस्ट स्टेबल कौन तो हम क्या निकालेंगे सबके जिसके फॉर्मल चार्ज कम आएंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा हो इसको याद रखो बहुत काम की बात है और महसूस करके देखो कोई सब मगिंग नहीं नोट कर लो सब अब जाके सवाल ढूंढे हैं देखो आप ये जिम्मेदारी आपकी किताबों से क्वेश्चन ढूंढो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप डाउट लेके आओ हमने तो अपनी साइड से करा दिया कैसा भी क्वेश्चन हो आप लेके आना जो भी होगा अपनी साइड से प्लस करेंगे तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज को फिनिश कर दिया हमने तो इसको रब कर रहे हैं अब देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम करा सकते हैं टाइम नहीं होता वरना तो यहाँ बहुत प्रैक्टिस करा देते हैं अब ये जिम्मेदारी आपकी है क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला हेडिंग है इसके बाद दैट इज टर्म्ड एज आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उसको हिंदी में आयनिक बंध भी कहते हैं आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखेगा देखो एक आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसको आयनिक बंध कहते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वैद्युत संयोजी बंध भी कह देते हैं सब लोग इसे देखो ये बॉन्ड कैसे बनता है इसकी केमिस्ट्री सीख रहे हैं देखो इसके लिए हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं लाइक NaCl जो किसी को लिखना नहीं एक साथ लिख लेंगे
देखो इस बॉन्ड में बड़ी सिंपल सी साइंस होती है। इसमें एक को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं और दूसरा क्या कर देता है, उसे गेन कर। तो एक को इलेक्ट्रॉन देने हैं और एक को लेने हैं। इससे क्या होगा, दो विपरीत आवेश क्रिएट होगा, अपोजिट चार्जेस। अब प्लस माइनस में अट्रैक्शन हो ही जाएगी, बन गया आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस बॉन्ड के बनने में इलेक्ट्रॉन को ना ट्रांसफर करना पड़ता है, एक से दूसरे के पास जाना होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आयनिक बॉन्ड क्या है, अ बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है ये। एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चले गए तो ये वाला बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो फिर पीछे आवाज आ रही किसी की, पता नहीं यार क्या मेंटल लेवल है, समझ नहीं आता। ये डेफिनेशन हो गई। इस बॉन्ड के बनने में एक जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना। ये बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एलिमेंट को इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और दूसरा एलिमेंट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। देखो अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ये बॉन्ड कभी बन ही नहीं पाए। एक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, दूसरी टेंडेंसी लेने की है। एक को इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे को इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड बनता है। तो इस बॉन्ड के बनने की शर्त ये है, जैसे सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तभी तो बॉन्ड बन रहा है, वरना ये बॉन्ड बन ही नहीं सकता था। इसे कॉपी करना कर ले फटाफट, तो काम की बात लगती है तो लिख ले। एक को इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, दूसरे को गेन करना है। एक एलिमेंट को इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरे को इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा ना तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ये आयनिक बॉन्ड बनने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टूड, ऐसे भी कह सकते हो। चलिए आ गया समझ, कॉमन सी बात। नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद, ये तो कॉमन सी बात हो गई। अगला हेडिंग होता है, देखो अब आगे आपको दिक्कत आनी शुरू है क्योंकि आपने थर्ड चैप्टर भी नहीं करा, सेकंड तो पूरा है ही नहीं, अब आपको प्रॉब्लम आनी शुरू है। अब ऐसे से पॉइंट आएंगे जो बहुत मुश्किल हो जाएंगे बहुत सारे बच्चों के लिए। ये वही है ना, यहाँ पे पैटर्न ही सही नहीं है। अगला हेडिंग है फैक्टर्स गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर इसे गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स गवर्निंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उसको कौन कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं, गवर्न का मतलब कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, फैक्टर्स गवर्निंग, गवर्निंग वर्ड है। एक आयनिक बॉन्ड के बनने को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, जो भी है आप सब देखते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा जरा। देखो अभी आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया, एक आयनिक बॉन्ड तीन स्टेप में बनता है। देखो तीन पदों में, ध्यान से देखो आप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है, दूसरे में गेन होता है और तीसरे में इनके बीच में अट्रैक्शन है। और देखो ये सब पढ़ाने का मौका ही नहीं मिला, इतना टाइम ही नहीं मिला अभी। जो फर्स्ट स्टेप की एनर्जी होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो ये सब दिक्कत करेंगे आप, आपका थर्ड चैप्टर वॉश है, पता ही नहीं आपको क्या हो वहां पे। इसका नाम है आयनन ऊर्जा, इतना बोल सकता हूँ मैं, हिंदी में बोल दूं, वरना इसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब किसी को आयोनाइज करते हैं तो एनर्जी लगती है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंडोथर्मिक कहते हैं इसको। ये प्लस का मतलब है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आप परेशानी होनी शुरू हो गई। इसका नाम है आयनन ऊर्जा। जब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया लिया ना, यहाँ पे एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका हिंदी नाम यही बोलना पड़ेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है यहाँ पे एक एनर्जी वॉल्व होती है, और जब ये प्लस माइनस आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी आती है लैटिस एंथैल्पी। देखो ये हमारे सिस्टम में ड्रॉबैक है, जब तक ये बेसिक्स नहीं आते आगे चलने में बहुत दिक्कत आने लगी। देखो दिक्कत आने लग गई, ये चैप्टर स्किप के बीच में छोड़ दिया है, इसका नुकसान होता है। हमारा थर्ड चैप्टर नहीं हुआ, थर्ड चैप्टर आपको ही सिखा दो। नोट कर लीजिए, अब क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए।
मतलब रीजन बन जाते हैं इन सबके। प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, कहाँ पे एनर्जी वॉल्व हुई, कहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वैसे तो। जब आयनाइज करते हैं तो एनर्जी लगती है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी निकलती है, और आखिरी में प्लस माइनस में अट्रैक्शन के भी एक एनर्जी निकलती है। ऊर्जा का कहते हैं ना कि उत्सर्जन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। देखो प्लस का मतलब है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक, उष्माक्षेपी, सॉरी उष्माशोषी। और माइनस का मतलब एनर्जी निकलेगी। देखो भी सुन लेना जिनको नहीं थर्मोडायनेमिक्स आती या नहीं पता पीछे की बात। प्लस का मतलब आप एनर्जी देंगे, और माइनस का मतलब एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये बात पता हो। तो ये काम 3 स्टेप पे हुआ, 3 पदों में पूरा हुआ। अब हमारा टॉपिक सुनो क्या है। हमारा सवाल है, कौन कौन से फैक्टर आयनिक बॉन्ड के बनने को गवर्न कर। देखो ऑप्शन, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, एक आयनिक बॉन्ड अच्छे से कब बनेगा, एक आयनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशन बताओ। देखो इसी कंडीशन से, पहली बात, आयनिक बॉन्ड को अच्छे से बनने के लिए पहली एंथैल्पी को लो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। बताओ क्यों। अब आप सब दिमाग लगाओ, इसका कम होने का क्या मतलब है। सही बात है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना उसके लिए आसान है। वो चाह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन निकालू, तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखो सुन लो सब गर्ल्स बॉय सब ध्यान दो, पहली एनर्जी को कम से कम होना चाहिए। अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मुझे सबसे कम एनर्जी लगानी पड़ रही है, बस मुझे डायरेक्शन देनी पड़ रही है, इस बैच का पर्पस यही है। अब विद्या क्लासेस का कॉन्सेप्ट यही था कि टीचर सिर्फ समझा दे, बच्चे करें अपने आप। अगर ऐसा होता तो हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती, और अच्छे बच्चे करते भी। लेकिन अब बच्चों की परफॉर्मेंस बेकार है, उनके पास ग्राउंड नहीं है, उनका बेसिक खराब है। तो जितनी एनर्जी लो होती है, जितनी ये लो होती है उतना शो करता है कि इसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने में ज्यादा है। अगर मुझे पढ़ाने में कम एनर्जी लगानी पड़ रही है तो बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी लगाना में बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं। ये इंटरेस्ट को शो करती है वो कितना इंटरेस्टेड है। तो इसको लो होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल। दूसरी एनर्जी को हाई होना चाहिए, क्योंकि इसका हाई होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को आराम से गेन कर लेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और एक बात और है, इनके बीच में कितना अच्छा अट्रैक्शन हो रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, उसके लिए इसको हाई होना चाहिए। देखो मैंने तीनों बातें आपको समझा दी, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर। दोबारा सुन लो, पहली एनर्जी को लो होना चाहिए एज लो एज पॉसिबल, दूसरी एनर्जी को हाई होना चाहिए एज हाई एज पॉसिबल, और तीसरी एनर्जी को भी हाई होना चाहिए एज हाई एज पॉसिबल। अब आप नोट कर सकते हैं, ये था हमारा कॉम्पिटिशन, ये था हमारा बेसिक जो मैं समझना था। लेकिन ये देखिए नुकसान होता है, कोई चैप्टर बीच में छोड़ा जाएगा ना, उसके बेसिक्स लगेंगे सारे। अब हमारा सेंटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इतना घर पे खुद करेंगे। अब घर पे खुद करने कल्चर ही नहीं है, हमारे ब्लड में नहीं है। हम खुद करने लगे तो बस बात ही क्या है। वो हम करी, हमारे हैबिट पे हो गए, खत्म हो गए। हम 12वीं क्लास तक पहुंच गए, लेकिन हम खुद करने को पीछे हट गए। करा कराया मिल जाए वी कैन डू, बाकी नहीं। चलिए फिनिश हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहली एनर्जी को लो होना चाहिए एज लो एज पॉसिबल, दूसरी को हाई होना चाहिए एज हाई एज पॉसिबल, और तीसरी को भी हाई होना चाहिए एज हाई एज पॉसिबल। तब जाके आयनिक बॉन्ड अच्छे से बनेगा, तब जाके आयनिक बॉन्ड मतलब सही बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। ये केमिस्ट्री पूरी की मैंने। ठीक है, ये फिनिश हो गया। बाकी इनकी डेफिनेशन आएंगी, ये सब की परिभाषा करा देंगे, जब टाइम आएगा देख लेंगे। अगला स्टेप है इसके बाद कंपेरिजन ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अगला हेडिंग है कंपेरिजन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कंपेरिजन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक गुण की तुलना करना। इसका टॉपिक का मतलब है आयनिक गुण की तुलना करना। देखो जो ये कंपैरिजन हम सीख रहे हैं ना, इसका एक और सिंपल सा नाम है, इसको कहते हैं पज्जान्स रूल। एक केमिस्ट का नाम है पज्जान, उसने एक रूल दिया है, ये आयनिक कैरेक्टर। इसको इस टॉपिक का नाम पज्जान्स रूल दिया, पैकेट में मेंशन कर दीजिएगा, पज्जान्स रूल। और देखो आपको इसको अप्लाई करके दिखाते हैं, और इससे आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। नोट कर लीजिए हेडिंग,
Compreso highly character of a John Spoon. चलिए, देखो आपको सिखाते हैं फजान सुन क्या होता है। फजान ने एक नियम दिया, देखो एक कॉन्सेप्ट दिया, उसने बोला अगर कभी भी आयनिक करेक्टर कंपेयर करना हो ना, तो उसके लिए एक गणित देख लिया करो आप। द साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन। देखो सुनो बच्चों, ये गणित देख लिया अगर जितनी ये वैल्यू बढ़ी आएगी, देखो सुनो, जितनी ये वैल्यू बढ़ी आएगी आयनिक गुण उतना ही ज्यादा हो। देखो बात पे गौर करना, ये मैथ्स देखना आप। साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन, जितनी ये वैल्यू बढ़ी आयनिक गुण ज्यादा, जितनी वैल्यू छोटी उतना आयनिक गुण कम। सीधा सा गणित है। कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, एनायन का साइज छोटा होना चाहिए। जैसे छोटा एक सवाल, सवाल से पता लगा, इसने आपको ये दो कंपाउंड दिए, मतलब ज्यादा आयनिक कौन, तो ज्यादा आयनिक का पता लगा। देखो दोनों का एनायन तो सेम है, ऋणायन तो बिल्कुल सेम है, तो इसकी बात को करने का मतलब ही नहीं है। अब सारा काम कैटायन का ही बस। बताओ किसका कैटायन बड़ा है? पोटेशियम आयन बड़ा होता है सोडियम आयन। तो पता हो पोटेशियम सोडियम से बड़ा होता है। पोटेशियम वाली फैमिली में नीचे है। बड़ा होने का मतलब यही है। अब देखो ध्यान दो, ये चीज बड़ी हो गई, जब एक चीज बड़ी हो गई तो आयनिक गुण भी ज्यादा हो, केसीएल ज्यादा आयनिक होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पोटेशियम क्लोराइड इज मोर आयनिक। देखो साफ देखो, एक मैथ्स लगाना, ये मैथ्स आपको आना चाहिए। ये बस ये देखना है जितनी वैल्यू बढ़ी उतना आयनिक करेक्टर ज्यादा है। अभी लिख लेंगे बाद में, एक साथ कॉपी करें। अच्छा मान लीजिए हमारे पास ये दो कंपाउंड आ गए, तो ज्यादा आयनिक कौन, ज्यादा आयनिक कौन, लगाओ सब बॉयज अपना अपना करें। देखिए फिर वही सवाल, एनायन सेम है, एनायन को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कैटायन का रोल है, सोडियम आयन बड़ा होता है, फिर ये वैल्यू बड़ी होगी, फिर ज्यादा आयनिक हो गया। देखो कितना सिंपल। अब एक साथ लिख लेंगे अगर इस तरह का सवाल आए। देखो अब दिमाग लगाना, सब थोड़ा सोचना। दोनों कंपाउंड लिथियम के हैं। इस पर कैटायन सेम हो गया, कैटायन को मत देखो, इसका कोई काम नहीं है। एनायन देखना, जितना एनायन छोटा उतना आयनिक गुण ज्यादा। किसका एनायन छोटा है? देखो ये वाला एनायन छोटा है, तो क्लोराइड छोटा होता है। फ्लोरीन अपनी फैमिली में ऊपर है। देखो साफ पता लग रहा है, बोलो आ रहा है समझ। इस तरह के बहुत सवाल आते हैं नीट में, तो बिल्कुल फिक्स है। नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए, काम करिए, पीछे वहां इस काम कर लो, कुछ करके खा लो। ये जो 12th में आ गया ना 65% 80% सब फेक मार्क्स हैं ये आपकी। सच्चाई है बिल्कुल, ये कहीं से भी कंसिडर नहीं होंगे। तभी तो देखो हर जगह अब रिटर्न एग्जाम होने लग गया। देखो पता है ये तो ठीक है, मार्क्स बांट दिए गए, लेकिन बच्चे को आता ही नहीं। जिसके 80% भी आ रहे हैं उसको 80% के लायक ही नहीं आ रहा। अभी देखेंगे, ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। सही कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग तो यही हो। अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी नोट करिए इसको फटाफट। अब कुछ पेयर देखो मैं आपको देता हूँ, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप मुझे करके दिखाना है। हाँ इसको सबने नोट कर लिया पीछे गर्ल्स बॉयज? देखो अब कुछ केसेस में आपको दे रहा हूँ, अपनी नॉलेज से अपने टेम्परामेंट से पता लगाना ज्यादा आयनिक कौन है। नोट करिए फटाफट। और किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। जो आपका मन करता है वो करिएगा। ठीक है, बात नहीं किसी को नहीं। बहुत आसान केसेस देंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ना बस केबल का देखो पता होना चाहिए। हमारा थर्ड चैप्टर नहीं हुआ, इसका भी लॉस है। यहाँ की पता नहीं सिस्टम में था ही नहीं थर्ड चैप्टर देना पहला, सीधा आगे भागते जा रहे हैं, थोड़ा उसका नुकसान तो होता ही है। आओ आप करिए इनको, इनको ट्राई करके दिखाइए। एक केस और ले लेते हैं ऐसे। अब आज किसी की नहीं आनी चाहिए, कितना उतना काम करो सब लोग। ये 5 केसेस है, करिए करिए शपथ, अपने नॉलेज से करिए। ज्यादा आयनिक कौन,
पांचों केस में ही पता लगाना, आवाज नहीं किसी की आएगी। सेकंड है रूबीडियम, है रूबीडियम। इधर सोडियम है, इधर रूबीडियम है। क्या आप अपने में टेम्परामेंट से करो। फ्रेंड्स बात नहीं। वो लगातार बोल रहे हैं कहीं ना। जी, मैं छोड़ा ही। डिस्कशन क्यों हो रहा है मैडम, क्या डिस्कस कर रहे हो, सब अपना काम करो ना। इतना कहने का पता लगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप उनसे डिस्कस कर रही हैं, पता नहीं क्यों साथ में जाएंगे, साथ में मिलेंगे। अच्छा भाई। बार बार है जो करना है अपने आप करो, वरना बस करो, आराम से बैठा है डिस्कस कर रही है उनके तो। समझा दिया सबको, एक फंडामेंटल बता दिया, उसको यूज करो, दैट्स ऑल। ऐसे कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, नहीं होता तो भी आराम से बैठ जाओ, डिस्कस नहीं करना किसी। अपना अपना दिमाग लगाओ, कंपटीशन अपने आप होता है, ये नहीं होता कि हम किसी से पूछेंगे तो बताएगा हम इसको कर पाएंगे। क्यों, खुद नहीं कर सकते? कहते हैं ना, कंपटीशन को तुक्का नहीं है भी नहीं कोई रैंडम शॉट जो सोचे कि मैं ऐसे ही जाऊंगा सिलेक्ट, नहीं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन नहीं। आवाज नहीं, आवाज नहीं, वॉइस किसी की भी। काम करो अपना। ज्यादा आयनिक कौन, ये सिंपल सी केमिस्ट्री है। आपको आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करना है। ये देखिए, डिस्कस कर लेते हैं, देखो टाइम बचाते हैं। पहला पेयर तो पता है, बॉयज साइड से बताए। केवल पक्का, रीजन का इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कोई सवाल ही नहीं, इससे कोई भी फर्क पड़ता, देखो सुन लो। एक बच्चे ने बोला इसके पास एक ओवच है, दो ओवच है, ये मैटर नहीं करता है, वो भी ओवच है। और एक बात और है, सूत्र में था ही नहीं कि दो ओवच या तीन ओवच से फर्क पड़ेगा। सूत्र ये था कि साइज ऑफ कैटायन अपन साइज ऑफ एनायन। आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए भी आंसर भी नहीं मान रहे। कोई बताना चाहे बॉयज साइड से बताए और रीजन के साथ बताए, चलो ना, ट्राई करा, गलती भी होगा तो बताओ, बाकी लोग बॉयज आप बताना चाहते हो बताओ। कोई आइडिया नहीं, और कोई किसी को नहीं पता। चलो छोड़ो, गर्ल्स में से पीछे बैठी गर्ल्स। चलो बताओ, आप ही बताओ। चलिए क्यों? ये इनकी जो साइज है एनायन के वो तो सेम है, और जो कैटायन है उसमें कैल्शियम बड़ा है और पोटेशियम कैल्शियम बड़ा है, श्योर है? जी। अच्छा, कैसे पता लगा कैल्शियम बड़ा है? इससे फर्क नहीं पड़ता, क्रमांक का कोई रूल नहीं होता कि क्रमांक ज्यादा है तो साइज बड़ा हो गया। आप गलत सोच रही हैं। ये अगर मैं बता बैठ जाऊंगा, मैडम क्रमांक से नहीं पता लगता है, बता रहे हैं सिंपल इसे। ये मैंने आपको आवर्त सारणी होती है ना, इसके दो फैमिली से दिखा दिए। एक का नाम ग्रुप वन है और एक का नाम ग्रुप टू है। बात नहीं करनी किसी की। अगर आपको ये नियम पता है, ये रूल पता है, ऐसे साइज बढ़ता है और इस तरह से घटता है, ये बात पता हो, तो कैल्शियम यहाँ, पोटेशियम के रिस्पेक्ट में वो लेफ्ट टू राइट देखो, यहाँ होने का मतलब है कैल्शियम छोटा है। क्रमांक समझ देखिए, ये थर्ड चैप्टर था हमारा, पीरियोडिसिटी, वो नहीं हुआ यहाँ। ये उसका उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, देखो आएगा, नुकसान होगा आगे। कैल्शियम पोटेशियम से छोटा है, साफ दिख रहा है। तो नेचुरली अब ये ज्यादा है नहीं,
ये वाला माना जाएगा। आई बस समझ? पहली बात तो 2 है, 3 है, 4 है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। देखना आपको साइज ही है। लेकिन साइज के लिए आपको थोड़ा बहुत आवर्स स्टैंडिंग के बारे में पता हो कि कौन कहाँ है। अब जैसे रूबिडियम है, मैंने बताया, कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं चैप्टर नहीं करा सकता वो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम। देखो ये रहा, यहाँ होता है रूबिडियम। अब रूबिडियम दिया और मैंने सोडियम दिया। चलो आप बात नहीं कर रही है, बॉयज में से बताए तो बॉयज तो अब भी बता सकते हैं, बोलो आप तो बता सकते हैं। ज्यादा आयनिक कौन? बोलना नहीं किसी को भी। जल्दी बताओ, सेकंड पेयर में ज्यादा आयनिक कौन? सोडियम क्लोराइड। क्यों? बताओ बताओ क्यों? सही कह रहे हो, वेरी गुड। फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में ये कोई आंसर नहीं। सोडियम। रुबिडियम क्लोराइड क्यों? यहाँ बताओ। सोडियम से नीचे। हाँ, सोडियम से नीचे है, इसलिए सोडियम से बड़ा है। सही कह रहे हैं, यही आंसर है। रुबिडियम बड़ा हो, सीधा सा आंसर ये है। रुबिडियम बड़ा होता है, नाइन सेम। पता लग गया। अब तीसरे में आते हैं, तीसरे पेयर में। आप लोग बताओ क्या आंसर है, ज्यादा आयनिक कौन? तीसरे में बताओ। LiCl, BeCl। ठीक है। क्यों? रीजन दो क्यों? रीजन बताओ जल्दी जल्दी। आप बता दीजिए, साथ बैठेंगे। कहाँ नीचे आ? मलाई नीचे कहाँ है? तो सबसे ऊपर बैठा हूँ। बी नीचे कहाँ हो? तो राइट में आ रहा है, ऐसे नीचे नहीं आ रहा, राइट में। राइट में होने से क्या हो? छोटा हो, ये छोटा हो, ये बड़ा है इसका। चलिए बैठ जाइए, ये बड़ा है तो ये इसका नीचे नहीं है, फिर मैं समझ। अब नेक्स्ट में से बोरोनो कार्बन आ गए, तो यहाँ पे इसके बाद है ग्रुप 13 आता है, 13 वो बोरोन फैमिली होती है। फिर ऐसे 14 आता है, कार्बन फैमिली होती है। अब ऐसे साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। कौन बड़ा हुआ? बोरोन बड़ा। ज्यादा इनिक कौन हुआ? बोरोन क्लोराइड हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो वो तो हमें एक बार आवाज स्टैंडिंग की नहीं पड़ी। अब लास्ट देखो आप, दोनों के कैटायन से। अब एनायन का रूल है। अच्छा, क्लोरीन आयोडीन की बात करते हैं। क्लोरीन सबको पता है कि फैमिली के मेंबर है। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो छोटा कौन हुआ? क्लोराइड छोटा हुआ, तो ज्यादा आयनिक कौन हुआ? नोट करिए, सब आना चाहिए अच्छे से। क्या है, वो मुश्किल काम थोड़ा है। और सबसे कम मेन बात है, अपने आप क्या करो, किसी ने कोई डिस्कस ही ना करे। कॉम्पिटिशन का मतलब है खुद सेल्फ। किसी से पूछने लग गया तो वैसे ही खराब खत्म हो जाएंगे। आया सब कुछ समझ? ऐसे पता लगाते हैं ज्यादा आयनिक कौन, ज्यादा कोवलेंट कौन। अब देखिए, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है। देखो अभी एक क्वेश्चन लिखे, बहुत ही एक डेंजरस क्वेश्चन है। ये भी जेई मेंस में इस बार आया था। एनसीईआरटी के अंदर ये फंडामेंटल भी है, और बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर। अब देखो, थर्ड चैप्टर ना पढ़ने का ना बहुत बड़ा नुकसान होगा। चैप्टर एक सिस्टम से है, और कुछ ऐसी बातें आएंगी आपको परेशानी रहेगी। अब एक लाइन लिखिए सब लोग। कंपाउंड्स इन विच metals have metals have एक वर्ड आएगा, देखो थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। Compounds in which metals have pseudo inert gas configuration are significantly covalent. Are significantly covalent. Are significantly covalent. देखो ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या आपका इस पर मिले, असर्शन रीजन मिलेगा आपको, पहले आराम से नोट करो। अब इसका मीनिंग समझाएंगे। Compounds in which metals have pseudo inert gas configuration are significantly covalent. इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, जिन यौगिकों में धातुओं के पास pseudo inert gas configuration, बताएंगे क्या है, वो अच्छे खासे सहसंयोजी होते हैं। सिग्निफिकेंट कोवलेंट का मतलब होता है अच्छे खासे सहसंयोजी, उनमें सहसंयोजी गुण होता है, इसका मतलब ये। अब देखो इसका मीनिंग समझना, सब जरा ध्यान दो। आपको पहले ना ये शब्द सिखाते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो सूडो का मतलब होता है
जो हमें दिखने में लगता है एक्चुअल में होता नहीं है, अंदर कुछ बाहर कुछ, उसको कहेंगे सूडो। जैसा हमारा बैच है, बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं है तो वो सूडो में आते हैं, वो तैयारी करने चल पड़े हैं घर से कि मैं नीट की तैयारी करने जा रहा हूँ, घर से कह के आ रहे हैं लेकिन वो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वो सूडो है। वो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। दूसरी बात, इनर्ट गैस का हिंदी मीनिंग होता है एक्रिय गैस, ये विन्यास शब्द है। तो सूडो एक्रिय गैस विन्यास। सूडो का मतलब खुद को दिखाना, होना नहीं। मैंने कहा ना हमारे बैच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बैठे हैं, ज्यादातर बच्चे ही ऐसे हैं जो खुद को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको करके दिखाते हैं एक्चुअल में ही है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम कॉपर की बात करें। आपको कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आता हो, ये कॉपर का विन्यास होता है। अभी चैप्टर अभी हमने किया नहीं ना तो बिल्कुल नुकसान होने लग गया। लेकिन चलो मान लेते हैं 12th में आप करके आए। कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये इसका वायतम पोषण। और निकालने के बाद कॉपर ने अपने आप को ऐसे बना लिया। ठीक है, कॉपर ने अपने आप को ऐसे बना लिया, वो पोरस खाली हो गया, उसको लिखा ही नहीं मैंने। आपको बोलता है ये जो क्यूपरस आयन है, इसके पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दूसरे में 8, ये पूरा तीसरा वायतम कोशक कितने? 18। इसको देख के पता है क्या लगता है? ये पूरा पैक्ड है। पैक्ड समझते हैं, पूरा भरा हुआ। ये ऐसे लग रहा है कि ये एक्रिय बन गया, देखो लग रहा है, लेकिन असली में एक्रिय होता नहीं है। क्यों? अगर ये एक्रिय होता फिर कॉपर 2+ क्यों बनता? फिर 2+ बनना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा था ना, दिखने में कुछ और एक्चुअल में कुछ और। ये दिखने में लग रहा है कि मैं तो एक्रिय गैस बन गया, असली में है नहीं एक्रिय गैस, ये सूडो है, सूडो। क्योंकि अगर ये एक्रिय होता है तो वो क्यों एग्जिस्ट करता है? देखो ये आपको मैंने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया, कुपरस आयन है इसका एग्जांपल। ऐसे ही आयन है सिल्वर आयन, आप उसको भी देखना, वो भी इसी में कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये बात आई समझ? ये खुद को एक्रिय दिखाते हैं, होते नहीं है। चेहरा कुछ और है, अंदर कुछ और है, वही बात है। ये एक्रिय दिखा रहे हैं, एक्रिय है नहीं। अब सुनो, अभी इस बात पूरी नहीं की। अब इनमें एक दिक्कत है, देखो बहुत बड़ी। अब थर्ड चैप्टर लग रहा है, ध्यान देना। इनके लास्ट में D10 आ रहा है। पता है D10 से क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग होती है, पुअर स्क्रीनिंग। देखो ये जो अंदर वाले कोश होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इसको घेरना, इसकी स्क्रीनिंग करना। स्क्रीन को हिंदी में पर्दा कहते हैं। ये पर्दा बना रहे होते हैं, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन बेकार पर्दा बनाते हैं, बेकार स्क्रीनिंग करते हैं। अगर इसकी स्क्रीनिंग बेकार हुई, अब थर्ड चैप्टर लग रहा है, देखो ये सब थर्ड चैप्टर के प्रिंसिपल थे। अगर इसकी स्क्रीनिंग बेकार हुई तो ये क्या करेगा? बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बहुत अच्छे से अंदर खींच लेगा, और जैसे ही अंदर खींचेगा इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। देखो बात पे गौर करो, देखो अब यहाँ फंस रहे हैं पूरी तरीके से। मैंने बोला डी इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग कर। अब ये स्क्रीनिंग शब्द की हिंदी में, हिंदी में पर्दा ही बोल सकते हैं, आई डोंट नो क्या मतलब एक्शन मीनिंग है। तो ये पुअर स्क्रीनिंग करते हैं। जिसके लास्ट में डिटेल लिखेगा ना, लिखा आएगा, वहां दिक्कत आएगी। वो पुअर स्क्रीनिंग करेगी। पुअर स्क्रीनिंग से न्यूक्लियस, नाभिक, इलेक्ट्रॉन को अंदर बहुत अच्छे से खींचेगा, तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। बात पे गौर करना, ये दो आयन बहुत छोटे होते हैं, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, इतने छोटे हैं, इतने स्मॉल है। आप सोचो अगर इतने छोटे हैं तो आपको पता है अगर कैटायन बहुत छोटा हो गया, कैटायन का आकार बहुत छोटा हो गया तो आयनिक करेक्टर घट गया, आयनिक गुण घट गया पहचान के नियम के अनुसार, तो सहसंयोजी गुण बढ़ गया, आयनिक गुण घट गया, सहसंयोजी गुण बढ़ गया। तो सवाल पता क्या? देखो मेन बात शुरू हुई यहां से, आप इसको पहचानो। देखो अगर अभी इस तरह की आर्ट नहीं आती तो इनको रट लो, इनको याद कर लो। इन दोनों के अंदर ये वाला गुण है, ये बहुत छोटे हैं, उम्मीद से भी छोटे हैं। और जब कैटायन छोटे हैं तो आयनिक गुण तो अपने आप कम होगा, तो सहसंयोजी गुण तो बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। बहुत सवाल आते हैं, बोलो बच्चे तुझे क्लियर हुआ? सब बॉयज गर्ल्स को क्लियर हुआ? हमारी क्लास के बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। अब नोट करो, डॉक्टर उनको बनना नहीं है, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं आप बनना भी। बायो लिखी मैंने, नोट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी।
सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको। ये मैडम आपको ना आधे हिंदी मीडियम से क्या, ये स्क्रीनिंग वर्ड का मुझे हिंदी मीनिंग नहीं पता, आपको देखना पड़ेगा। देखिए जी, ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन ना बहुत बेकार स्क्रीनिंग करते हैं, ये इसको अच्छे से ढकते नहीं। सिंपल लैंग्वेज है, इसको अच्छे से ढकते नहीं है। जब इसको अच्छे से ढका नहीं गया तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। ये लाइन है सबसे मेन, बहुत अच्छे से आकर्षित करेगा। आकर्षित करने से परमाणु का आकार घट जाता है। अब जैसे ही आकार घटा, ये आकार घट गया, ये आकार घटते ही आने गुण घट गया। इसको ना घट जाके पढ़ना, जिनको हिंदी मीडियम बुक से पढ़ना, ठीक है ना। वो कोई बात नहीं, कल आके डिस्कस कर लेना। एक बार आप घर पे कोशिश जरूर करें। तो ये पार्टी हमारा फिनिश हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप घर जाके इसको भी अच्छे से आ जाएगा, प्रैक्टिस करें तो मोर देन सफिशिएंट है। और ये पढ़िए, बिना पढ़े आप सोचेंगे कोई सिलेक्ट हो जाएगा, कोई जस्ट इम्पॉसिबल। पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्लास में कम से कम सीरियस होकर तो बैठिए। आप घर पे कुछ नहीं करते मत करें, कम से कम क्लास में ठीक से। हमारे वो ऐसे बैठा नहीं आता, हम 5 6 7 8 फ्रेंड इकट्ठे बैठ गए। ये दोस्तों से लाइफ नहीं बनेगी, लाइफ तो मेहनत करने से बनेगी। आपको दोस्ती निभानी है, दोस्ती निभा ली, बहुत बहुत हो गया 12वीं तक। अब तो कम से कम सीरियस हो गया, वरना तो आ गई आपकी मर्जी है। देखा नहीं हमारे इंडिया में कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। तो भगवान ना करे कल को हमें भी ये काम करना पड़े, ये जॉब्स ही नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आज की डेट में, इतना आसान नहीं है। बाकी तो आपका मन है भाई, जो आप चाहे करें। ठीक है बच्चे, यहाँ तक पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही कर पाएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जाके इसको निपटाइए, फिनिश करिए। और नेक्स्ट हेडिंग इज ऑन पोलराइजिंग पावर। आर्टिकल नेम नाउ पोलराइजिंग पावर, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवण क्षमता। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो फजांस टूल है के पीछे लॉजिक क्या है। 10 बात में करिए। टॉपिक का नाम लिखिए आप लोग, पोलराइजिंग पावर, और हिंदी में है ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता। चलिए देखो, ध्यान दीजिएगा, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ध्रुवण क्षमता क्या होती है, इसका मीनिंग समझ। देखो, जैसे आपके पास एक धनायन है, धनायन कैटायन, एक आपके पास एनायन जिसको ऋणायन कहते हैं। ये धनायन, ये ऋणायन। आपको पता है जनरली क्या होता है, धनायन छोटे होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, बड़े बड़े। ये हमारे थर्ड चैप्टर का पार्ट था। कैटायन जनरली छोटे होते हैं, एनायन बड़े बड़े होते हैं। अब देखो, मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर सिंपल फिजिक्स का सवाल है। ये बताओ इन दोनों को देख के ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसके पास है। इसको हिंदी में कहते हैं आवेश घनत्व। ज्यादा आवेश घनत्व किसके पास है, बताइए क्यों। सही कह रहे, राइट। साइज छोटा है ना, पता छोटा होने से क्या हुआ, इसका आवेश फैल नहीं पाया, इसका आवेश सारा फैल गया, इसका सारा चार्ज ही फैल गया। देखो बात पे गौर करना, यहाँ पे क्या है, ये चीज छोटी है, सब देखो छोटी है, आवेश बराबर ही है। मान लो ये एक कूलम है, वो भी एक कूलम है, ये छोटी जगह पे एक चार्ज है, वो बड़ी है, तो सारे में ना फैल गया, सारे में फैल गया, सीधी सी बात है। तो नो डाउट उसका आवेश घनत्व कम है, इसका ज्यादा है। ये बात आई सबको समझ, ये बात क्लियर हुई। जैसे आपने कभी सुना होगा ज्योग्राफी में, ऑस्ट्रेलिया ना, बात नहीं करनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको पता हो शायद इंडिया से 7 गुना बड़ा है। इंडिया से 7 गुना बड़ा है। इंडिया तो खुद इट्स बहुत बड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो पूरा एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो इंडिया से 7 गुना बड़ा है। और आप सोचो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी, वो जनसंख्या घनत्व कैसा होगा, कम होगा। लोग दूर दूर रहते होंगे वहां, पता नहीं कितना सारा ऑस्ट्रेलिया खाली होगा, है ना। सीधी सी बात वो यहाँ पर है, इसका आवेश घनत्व ज्यादा है, इसका कम है। देखो अभी क्या करेंगे, ये यहीं बैठे बैठे क्या करेगा, ये जो पूरी आकृति आपको गोल दिखाई दे रही है ना, पूरी शेप गोल दिखाई दे रही है, इसकी शेप को बिगाड़ देगा। देखो उसकी शेप को खराब कर दिया, यहां से देखो आप, इसकी शेप बिगाड़ दी इसने। पता कैसे बिगाड़ी, इसने क्या करा, इसके इस वाले हिस्से को आकर्षित किया। देखो सब जरा दिमाग लगाओ, जैसे एक गुब्बारा होता है, मैंने गुब्बारे का एक हिस्सा पकड़ के ऐसे खींचना शुरू कर दिया, तो ये शेप बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। देखो आप ध्यान से, ये जो धनायन ने काम किया,
इसकी आकृति को खराब करने का। इसी का नाम क्या है? पोलराइजिंग पावर। इसे कहते हैं ध्रुवण क्षमता। समझ रहे हो? कैटायन क्या कर रहा है, धनायन क्या कर रहा है, इसकी शेप को बिगाड़ रहा है। जो पूरा गोल था ना, गोल अब पूरा गोल नहीं रहा। इसी को बोलते हैं ध्रुवण क्षमता और पोलराइजिंग पावर। समझ रहे हो? देखो अभी किसी को लिखना नहीं, इसके लिए एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन, धनायन की वह प्रकृति, ड्यू टू विच टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन टू डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन, बात नहीं करनी किसी को भी ना। देखो आप पहले सेंटेंस को पढ़ के देखो, आराम से पढ़ो आप। डिस्टोर्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, इसको प्रभावित करना। बाकी सब बातें नॉर्मल है, ये धनायन होता है और ये ऋणायन होता है, वेल नोन सी बात। अब धनायन ने ऋणायन के ये पूरे क्लाउड को खराब कर दिया, इसकी शेप को बिगाड़ दिया। जो ये प्रकृति है, इसकी टेंडेंसी है, इसी का नाम क्या है? पोलराइजिंग पावर। और हिंदी नेम क्या है इसका? ध्रुवण क्षमता। बताओ, इतना क्लियर हो गया? कॉमन सी बात। देखो इस पे एक सवाल बनाते हैं, अभी लिख लेना आप परिभाषा आराम से। एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये मेरे पास कुछ आयन है, ध्यान से देखो सब लोग। सोचिए, बताओ इन सब में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसके पास है? क्यों? इज राइट, छोटा है। छोटा होने से क्या हुआ? चार्ज डेंसिटी बढ़ी, आवेश घनत्व बढ़ा, ये लिखा हुआ है सर। और जितना आवेश घनत्व बढ़ेगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। बोलो आया सुन, छोटा एक सवाल हमारा ये भी करो, नोट कर लो उसको फटाफट। इसमें खजांसुल आएगा, अभी देखना उसी का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है? टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन, ऋणायन की प्रकृति क्या कर रहा है? वो ऋणायन के डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, प्रभावित करना। DISTORT, इसको डिस्टोर्ट कहते हैं, प्रभावित करना कहते हैं। इसको प्रभावित कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन। ऋणायन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन का मेघ बना हुआ, बादल, उसकी शेप को बिगाड़ दी। तो इस टेंडेंसी का नाम होता है पोलराइजिंग पावर, हिंदी में कहते हैं ध्रुवण क्षमता। आई बात सबको समझ? और जितना कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना कैटायन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उतनी उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। तो आराम से लिखो आप, समझो। देखो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं नीट में, सॉल्व कर देना। इस फिगर को समझने की कोशिश करो। आवेश घनत्व का क्या रोल है? सिंपल सी बात है। आवेश घनत्व पता फिजिक्स में क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज, आवेश बटा आकार, इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आया सबको समझ? तो ये होती है पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्षमता। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चे, क्लियर सो फार? इसमें कोई फिर बढ़ता हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बड़ी कॉमन सी बात। सर एक बार फिर से ना सारा कंसोलिडेट कर दीजिए। भाई सर पानी पीने गई थी मैं इसमें। ऐसा होता है कोई? अभी बाद में करेंगे क्लास में। नेक्स्ट इसको ले पोलराइजिबिलिटी। अगला हेडिंग है पोलराइजिबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीयता। इसका नाम होता है ध्रुवीयता, पोलराइजिबिलिटी और ध्रुवीयता। अब देखो ये क्या होता है, देखो इस वर्ड को क्रैक कर लीजिए। एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड, देखो जरा इसको समझो पहले। एबिलिटी टू बी पोलराइज्ड, इसका मतलब होता है ध्रुवित होने की योग्यता। एबिलिटी का मतलब योग्यता। अब सुनो पहले ध्यान से, ये हमारे पास धनायन है, ये हमारे पास ऋणायन है। अभी हमने क्या तय किया था? इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसका आवेश घनत्व अधिक है, तो इसने क्या किया? क्या किया? इसने इसकी शेप को बिगाड़ दिया था। अभी कहा था ना मैंने आपसे,
देखो इसकी शेप को बिगाड़ दिया, इसकी आकृति को बिगाड़ दी। इसी का नाम था पोलराइजिंग पावर, इसी का नाम था ध्रुवण क्षमता। जब एक धनायन ऋणायन के क्लाउड को बिगाड़ दे, उसकी शेप को प्रभावित कर दे, उसका नाम होता है ध्रुवण क्षमता। अब बात को सुनना, देखो इसके पास तो ध्रुवण क्षमता है, ये ध्रुवित हुआ ना, इसके अंदर क्या है? ध्रुवीयता, इसके अंदर पोलराइजिबिलिटी। आप समझ रहे हो? लिखो मत कोई बच्चा, पहले ना ध्यान देगा, लिखने की जल्दी नहीं। इसके अंदर है पोलराइजिंग पावर, और इसके अंदर क्या है? पोलराइजिबिलिटी। इसमें है ध्रुवण क्षमता, इसमें क्या है? ध्रुवीयता। ये इसको प्रभावित कर रहा है, तो ये प्रभावित हो रहा है। ये जो प्रभावित होना होता है ना, डिस्टर्ब होना होता है, इसी का नाम क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी। अभी को लिखिएगा नहीं, पहले इसको आराम से पढ़ के देखो, पढ़ना है। देखो पहले सबसे मेन चीज पोलराइज होने की एबिलिटी। और एक बात और सुन लेना, जितने आराम से पोलराइज होगा, जितने आराम से प्रभावित होगा, उतनी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। जैसे मान लो मेरे पास दो ऋणायन है, एक ऋणायन ये है और एक ये है, बताओ कौन आराम से पोलराइज होगा? बड़े वाला। बड़े आराम से पोलराइज हो जाएगा ये, क्योंकि बड़ा है ना। बड़ा बड़ा होने से क्या हुआ? इसके इलेक्ट्रॉनों के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल कम है, न्यूक्लियस कंट्रोल ही नहीं कर पाया। इसको प्रभावित करना आसान, इसको प्रभावित करना मुश्किल, सीधी सी बात ये। तो इस टेंडेंसी का नाम है पोलराइजिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन बनाऊं? पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ ईज। ईज को बोलते हैं आसानी से, मेजरमेंट ऑफ ईज, ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईज कर दो आप, या टू बी पोलराइज, चलेगा? पोलराइज होने की जो ईज है ना, ईज, इसका मतलब आसानी से, कितने आराम से पोलराइज हो रहा है, इसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। और एक बात और है, जितना एनायन बड़ा होगा, जितना ऋणायन बड़ा होगा, उतनी उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी उसकी ध्रुवीयता ज्यादा होगी। बोलो आई बात कुछ समझ? देखो आराम से देखो, आपका बिस हो गया, आप भी देख लीजिए मैडम। इसने इसको पोलराइज किया। पोलराइज करने का मतलब है, जो ये शेप दिख रही है ना गोल बिल्कुल, ये बिगाड़ दी। और कैसे बिगाड़ी थी इसने? इसने सिर्फ इस वाले हिस्से को आकर्षित किया। सही बात तो ये है, आप फिजिक्स लगा लो, यहाँ पे फोर्स ज्यादा काम कर रही है, यहाँ पे फोर्स कम है, यहाँ पे और कम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इस वाले हिस्से को खींच रहा है। अब आप सोचोगे कोई इस वाले हिस्से को खींचेगा तो ये पूरी शेप बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? यही समझाया मैंने आपको, इसीलिए इसका नाम रखा था। इसके पास पोलराइजिंग पावर है और इसके पास क्या है? पोलराइजिबिलिटी है, इसके पास ध्रुवीयता है। बोलो आया समझ? ओके। अच्छा एक छोटा एक सवाल पूछो, एक मिनट रुक जाना। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक नीट की ऑर्डिनरी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बताओ इनमें से मैक्सिमम पोलराइजिबिलिटी किसके पास है? आई नेगेटिव। मैक्सिमम पोलराइजिबिलिटी किसके पास है? किसके पास अधिकतम ध्रुवीयता है? बताओ। आई नेगेटिव, आयोडाइड, क्योंकि सबसे बड़ा है। जब बड़ा है तो आराम से ध्रुवित तो होगा ही। चलो कॉपी फटाफट। तो कैटायन के पास होती है पोलराइजिंग पावर, और एनायन के पास क्या होती है? पोलराइजिबिलिटी। जो धनायन होता है उसके पास ध्रुवण क्षमता है, और ऋणायन के पास ध्रुवीयता है। अब तो आगे समझ आपको। जो कैटायन है एनायन दोनों वेरिएबल, मतलब कंपैरिजन से, मतलब साइन दोनों के, मतलब जस्ट NiCl। हाँ हाँ अभी कराते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन करने के मैथ्स अभी कराते हैं। आगे सबको समझ? ठीक है, आराम से देखो, रटना कुछ नहीं है, समझेंगे तो बहुत इजी लगता है, समझ के चलना है। कंपटीशन इसी का नाम है। अब देखो मैं आपको एक बात सिखाता हूँ, हटाए इसको। देखो अब आपको सिखाते हैं फज्जान रूल। देखो फज्जान ने क्या कहा था? फज्जान ने ये कहा था, जो आयनिक गुण होता है ना, आप सब हिंदी मीडियम से है ना? जो आयनिक गुण, आयनिक करेक्टर है, वो इस रेशो पे डिपेंड करता है ना? वेल नोन है की केमिस्ट्री, मतलब हमारी इस अनुपात से निर्भर करता है, ये कह सकते हैं हम। अब देखो सुनो, देखो अब इसका रीजन सुनो। अब इसका रीजन सुनो, इसका रीजन पता लग जाता है। कहीं पे ये धनायन है और कहीं पे ये ऋणायन है, ठीक है? कैटायन एनायन, नो बड़ी दिक्कत। अब कैटायन ने क्या करा? इसकी शेप को क्या करा? बिगाड़ दी। शेप को बिगाड़ने का नाम ही क्या है? पोलराइजिंग पावर। बिगाड़ दिया। पता बिगाड़ने के बाद क्या किया? जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे ना,
तो इसके इलेक्ट्रॉन ना, इसके इलेक्ट्रॉनों को बीच में इकट्ठा कर दिया, देखो यहां पे, ये अंडरस्टूड है। ये सारे इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसकी तरफ, क्यों? इसके पास पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी हाई है ना, इसके इलेक्ट्रॉन ठीक को रोक नहीं पाएंगे, उसके न्यूक्लियस के कंट्रोल से खत्म हो गए और इसकी तरफ आने लगे। बोलो है ना? अब एक बात का मेरे को सिंपल सा आंसर दो, अगर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीच में बैठे हो, अगर एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीच में बैठे हो, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड। देखो देखो सुनो, अगर किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बीच में आके बैठते हैं ना, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे हाइड्रोजन है, सबको पता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बीच में बैठे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी लगभग बीच में बैठे। तो इससे साफ इंडिकेशन मिलता है, देखो यहां से पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। क्या आ गया? सहसंयोजी गुण कहते हैं इसको, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। इसका मतलब अगर धनायन छोटा होगा और एनायन बड़ा होगा तो क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजी गुण। अब इसका उल्टा बोल दो तो आयनिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे क्या होना पड़ेगा? बड़ा बड़ा होना पड़ेगा, और इसको छोटा होना बस इसी का नाम है फज्जाल स्क्रीन। आई बात समझ? देखो अब इसका उल्टा बोल दो ना, हमें ये लग रहा है कि इस टाइम सहसंयोजी गुण आ गया, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, तो हम इसको उल्टा बोल देंगे। आयनिक होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? बड़ा। इसे क्या करना पड़ेगा? छोटा। मान लो ये स्थिति होती, पता है इस स्थिति में क्या होता? इलेक्ट्रॉन बीच में इकट्ठे ना होते, आराम से वो बैठे रहते, आपस में अट्रैक्शन करते, अलग बात है, इलेक्ट्रॉन बीच में इकट्ठे ना होते, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड ना बनता। कौन सा बनता? आयनिक बनता। तो यही था पहचान का रूल। अब आप कॉपी कर सकते हैं, वो आपके सामने ना ऐसे चार डायग्राम बना देंगे, बोलेंगे बताना मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर का है, तो दिमाग लगाना, जहां कैटायन छोटा है इसकी शेप को बिगाड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बीच में इकट्ठा कर लिया। बीच में इकट्ठा करने का मतलब साफ साफ है, बॉन्ड कैरेक्टर कौन सा आ गया? कोवलेंट आ गया। अब क्लियर हो गया? अब घर जाके इसे अप्लाई करो, क्वेश्चन लाओ। ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ना हो, इतनी ऑर्डनरी सी बात है। ये फिनिश हो गया। अभी मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया, देखो इनका क्वेश्चन सुन लेते हैं, बनाओ इसको आराम से। तो ध्रुवण क्षमता और ध्रुवीयता, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एक टेंडेंसी कैटायन की होती है, एक टेंडेंसी एनायन की होती है। कैटायन एनायन को पोलराइज करता है, ध्रुवित करता है। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है? डन। अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल, आने के पूरे चांसेस। हमने प्रैक्टिस की थी पहले भी ऐसे क्वेश्चंस की। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, विच इज मोर आयनिक, विच वन इज मोर आयनिक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो पता लगाते हैं। देखो अब लिखना बंद कर देना। अब देखो इस पे क्या दिक्कत क्या आएगी। देखो आपको एक बात की थोड़ी सी नॉलेज हो, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है बताओ? कौन है? हाँ, जस्ट पीबी नहीं है ना, Pb2 पॉजिटिव, और साथ में कौन है? Cl नेगेटिव। और यहां कौन कौन है? Pb4 पॉजिटिव, और साथ में कौन है? Cl नेगेटिव। मानते हो आप? Yes. देखो दोनों का एनायन सेम है, विनायन को देखने की जरूरत नहीं है। फजान का नियम लगाओ। फजान ने क्या कहा था? जो आयनिक कैरेक्टर है वो इस रेशो पे डिपेंड करता है, करता नहीं करता? बताओ किसका कैटायन बड़ा है, किसका कैटायन बड़ा है? अब हर चैप्टर की वीकनेस है, ये हमारे तीसरे चैप्टर की वीकनेस है। जब एक एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है। ये हमारा चैप्टर पीरियोडिसिटी नहीं हुआ ना, उसकी वीकनेस है, उसकी कमजोरी हुई, इसका टाइम लगा। Pb2 प्लस Pb4 पॉजिटिव से बड़ा हो, ये पक्का है। किसी को भी ले लो आप, जितना उसका प्लस चार्ज बढ़ेगा साइज घटेगा। अगर किसी ने Pb6 पॉजिटिव बना दिया तो वो और छोटा है, Pb8 पॉजिटिव और छोटा है, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो नो डाउट Pb2 प्लस बड़ा है। अब लगा लो आप मैथ्स, जब Pb2 प्लस बड़ा है, कैटायन बड़ा है, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो क्या आंसर हुआ? बोलो, आया समझ नहीं आया? ए भी रुक जाइए, ऐसे एक सवाल और बनाते हैं। SnO2 ज्यादा आयनिक कौन? पहले इसको दो पार्ट में तोड़ दो, तोड़ना चाहते तोड़ लीजिए, मर्जी है आपकी। ये इन दोनों के मिलने से बना है, आपको पता है। और ये कैसे बना है पता है? इसमें Sn4 पॉजिटिव है, 4 प्लस का आवेश है इसके ऊपर। ये बात आती है आपको? ये क्रिस क्रॉस लागे वो कैंसिल हो गया। ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीजन अवस्था निकालो, आप एक्स मान के निकालेंगे +4 ही आएगी।
आ रहा है समझ? एनायन दोनों का सेम, इसको देखने की जरूरत नहीं। बताओ कैटायन किसका बड़ा, SN2 प्लस या SN4 प्लस? SN2 प्लस बड़ा, तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा, जैसा आंसर है। बोलो क्लियर हो गया? ये इसकी अप्रोच है, नोट कर लीजिए। लाइए ऐसे क्वेश्चन जहां से आपको मिलते हैं, असर्शन रीजन मिले, कुछ ही मिले, आप डाउट लेके आया करें। तो बिल्कुल कंप्लीट है हमारा आयनिक को लेके डिस्कशन, हमारा फिनिश है। नोट कर लीजिए, जो भी ऐसे डाउट मिले आप लेकर आओ। बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, कंपटीशन फेवरेट टॉपिक है। थ्योरी भी समझनी है, थ्योरी भी आए समझ। अच्छा किसी ने ऐसे ही पूछा, देखो थ्योरी की बात करते हैं, छोड़ो फचान के रूल को, कर लिया, नोट कर लिया। अब एक ना ऐसे ही अपना कोई रीजनिंग बनाते हैं। बताओ, अच्छा ये बताओ भाई, हम कह रहे हैं ये बड़ा है, बड़ा होने से क्या हुआ? बड़ा होने से क्या घटा? पोलराइजिंग पावर घट गई, दैट्स अ पॉइंट। ध्रुवण क्षमता घट गई। जब इसकी पोलराइजिंग पावर घट गई तो इलेक्ट्रॉन को बीच में लाने की कैपेसिटी भी घट गई, तो अपने आप कोवलेंट करैक्टर घट गया और आयनिक करैक्टर बढ़ गया। आई बात समझ? ऐसे में ना क्लैरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा रीजन पूछ रहे हैं कोई भी, दोबारा सुन लो। देखो आप, ये बड़ा है, ये कंफर्म हुआ। बड़ा होने से क्या हुआ? बड़ा होने से पोलराइजिंग पावर घटी, इलेक्ट्रॉन को बीच में इकट्ठा करने की टेंडेंसी घट गई। जब इलेक्ट्रॉन बीच में इकट्ठे नहीं हो रहे तो कोवेलेंट करैक्टर घट गया और आयनिक करैक्टर बढ़ गया। ऐसे कहना होगा, ये असर्शन रीजन होते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट ना हो, ये भी हमारा फिनिश है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, देखिए सुनिए।